दोस्तों, आप सभी का इस छोटी सी फैमिली में स्वागत है। इस छोटी सी फैमिली को बड़ा करने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं सीटेट ईवीएस पेपर फर्स्ट 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर है। जितने भी इसके 2020 में आए हैं ईवीएस के क्वेश्चन, सारे 15 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट में, तो 15 का 15 है टोटल। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे इसी के साथ। पहला क्वेश्चन, है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल। हमारे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 4 ठो राज्य है, मिजोरम है पहला, झारखंड, असम, उड़ीसा। तो किस राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। तोरंग का अर्थ जंगल, मतलब झारखंड में एक जाति निवास करती है, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति निवास करती है। उरांव जनजाति की जो भाषा है कुड़ुक भाषा होती। कुड़ुक भाषा में ही तोरंग का अर्थ होता है जंगल। कुड़ुक भाषा में ही तोरंग को क्या कहा जाता है? जंगल कहा जाता है। ठीक है, झारखंड की उरांव जनजाति जिसकी भाषा क्या है? कुड़ुक। कुड़ुक भाषा में ही तोरंग को क्या कहा जाता है? जंगल कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? संथाल जनजाति। ये एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल जनजाति। और क्या, और कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड जनजाति। ठीक, मिजोरम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मीजो जनजाति। और हमारा जनजाति पाई जाती है। असम में, असम में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? बोरो, जिसे बोडो कहते हैं, खासी, जयंतिया, नागा, असम में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। उड़ीसा में, उड़ीसा में गोंड जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका घर है, इसके सामने क्या है? विद्यालय है। आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो आपके घर से, मतलब आपके घर से दक्षिण में, तो पूर्व पश्चिम ऐसे बना लेते हैं। इधर क्या होता है? नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ। तो एक्स से साउथ की तरफ गया, कितना गया? 125 मीटर। ठीक है, अब क्या क्या? ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करता है। अब ईस्ट इधर है, तो ईस्ट इधर जाएगा 100 मीटर। अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर हैं। अब यहाँ से फिर 125 मीटर उत्तर में गया। ठीक है, मान लेते हैं वाई यहाँ पे है। पहुँच गया अपने विद्यालय। 125 मीटर दूरी पर वाई पर विद्यालय पहुँचता है, तो विद्यालय पहुँच गया। अब क्या पूछे? वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। आपका घर कहाँ स्थित है तो हमको बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है?
100 मीटर हो जाएगी। ठीक, और वाई के सापेक्ष एक्स कहाँ पे है या घर कहाँ पे है? पश्चिम में। तो 100 मीटर ठीक पश्चिम में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं था, बस खाली करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका जो फिगर है ड्रा करते जाना है, उसके बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसका इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 100 मीटर ठीक पश्चिम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? मतलब पूछा है कि मिर्ची का ओरिजिन प्लेस कौन सी कंट्री है? ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका से, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका से, ऑप्शन सी अफगानिस्तान से, ऑप्शन डी इंग्लैंड से। तो हमको बताना है किस देश से लाया था। तो दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से या अफगानिस्तान से। तो मिर्ची कहाँ से लाया गया था? दक्षिणी अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्च को कहाँ से लाया गया था? दक्षिणी मिर्च अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका से या अफ्रीका से कौन कौन सी क्रॉप का ओरिजिन, कौन कौन सी क्रॉप का ओरिजिन प्लेस है? अरहर का है, ज्वार का है, बाजरा का है। ठीक है, और सोयाबीन का कौन सा ओरिजिन प्लेस है? सोयाबीन का चीन है। कपास का ओरिजिन प्लेस कौन सा देश है? अपना देश भारत है। और इसके बाद गेहूं का ओरिजिन प्लेस कौन सा है? मतलब जहाँ से उत्पत्ति हुई है गेहूं की, वह कौन सा देश है? तुर्की है। धान का वर्मा है। इसी प्रकार बहुत सारे क्रॉप के क्या हैं, उत्पत्ति वाले देश हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किमी दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल हमको बताना है। औसत चाल बताना है। औसत चाल लगभग क्या थी हमको यही बताना है। तो सबसे पहले हम क्या याद कर लेंगे? समय कितना लगा उसको जाने में, नागरकोइल से मडगांव। ठीक है, अब कब चली थी? 4 जून 2020 को रेलगाड़ी 22:30 पर चली थी। 22:30 पे 4 जून को, 4 जून से 5 जून कितना हो जाएगा? 24 घंटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये PM में है, यहाँ AM है। ठीक है, अब 5 जून से 6 जून कितना हो जाएगा? 5 जून से 6 जून सुबह पहुंचा है 4:30 पर, 24 और यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे हो गया। अब 5 जून, अब यहाँ पे 5 जून 12:30, फिर यहाँ पे 12:30 में 24 बजने में कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, और इधर 4 घंटा 30 मिनट है। तो कितना हो जाएगा टोटल? अब 1.5 घंटा बचा ना, क्योंकि 5 जून से 6 जून तो 4:30 तक कितना हो जाएगा? 6 घंटा।
24 6 30, टोटल कितना घंटा हो जाएगा? 30 घंटा। ठीक है, तो उसको नागरकोइल से मडगांव पहुंचने में कितने घंटे लगे? 30 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 30 घंटे। अब हमको क्या बताना है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है? 1145। और समय कितना दिया है? 30। अब यहाँ पे क्या है? 30 घंटा। हमको किलोमीटर प्रति घंटा में हमको आंसर भी देना है। हम क्या करेंगे? इसमें 3 का भाग दे देंगे। 3 त्रिका 9। अब फिर बचा 2, 3 8 24, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 5। तो लगभग कितना आएगा? 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां हैं। ऑप्शन बी, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन डी, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो मधुमक्खियां कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? एक श्रमिक मच्छी होती है, श्रमिक मक्खी, एक नर मक्खी, एक मादा मक्खी। ठीक। नर बेचारे मादा के पीछे परेशान रहते हैं और मादा एक ही होती है जो जितने भी नर होते हैं उनको लेकर टहलती रहती है। और घर बनाने का काम कौन से करते हैं? श्रमिक जो मधुमक्खी हैं उनका क्या काम होता है? घर बनाने का। इसलिए क्या होते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं घर बनाने के लिए। ठीक। जब जब नर का काम खत्म हो जाता है तो नर ऑटोमेटिक चले जाते हैं। ठीक। तब क्या करती हैं? जो श्रमिक घर बनाते हैं उसमें मादा जाकर अंडे देती है। अंडे देने के बाद जनसंख्या का बढ़ोतरी करती है। तो अब इसी का आंसर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां हैं, ऑप्शन सही। ये सही है क्योंकि श्रमिक क्या होते हैं? बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये भी सही है। कुछ नर मक्खी होते हैं जो मादा के पीछे परेशान रहते हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है, या एक या दो हो सकती हैं, 2 से अधिक नहीं होती हैं। अभी 2 होने पे अपने मार झगड़ा करने लगती हैं। तो ऑप्शन सी भी सही। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, गलत। छत्तों के लिए कौन से महत्वपूर्ण होती हैं? श्रमिक मधुमक्खी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सही नहीं है पूछा है, नहीं के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो संविधान के निर्माणकर्ता कौन है? हमको ये बताना है। ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। ऑप्शन बी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान के निर्माणकर्ता कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। इन्हीं को प्रारूप समिति का अध्यक्ष, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा भीमराव डॉक्टर साहब अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संवैधानिक सलाहकार के कौन अध्यक्ष थे? संवैधानिक सलाहकार के अध्यक्ष कौन थे? BN राव। हमारा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था।
और कुछ जान लेते हैं। यह पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। पदों के लिए जड़ों द्वारा किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पदों नहीं सॉरी, यहाँ पे पौधों रहेगा। पौधों के लिए जड़ों द्वारा किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पौधों को सहारा देना, ऑप्शन बी ह्यूमस प्रदान करना, ऑप्शन सी भोजन संचित या भंडारण करना, ऑप्शन डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो जड़ का क्या कार्य क्या होता है? जड़ का कार्य होता है पौधों को सहारा देना, ये सही है। और ह्यूमस प्रदान करना, ये गलत है। ह्यूमस प्रदान नहीं करता है जड़। ह्यूमस तो बाहर से डाला जाता है ना, जो जिससे क्या होता है उससे ह्यूमस में मौजूद नाइट्रोजन, पोटास और तुम्हारा डीएपी, फास्फोरस, इसके बाद जो अदर मिनरल्स होते हैं उसको लेने का काम करता है ह्यूमस से जड़। भोजन संचित भंडारण करने का काम भोजन करता है। भंडारण कौन कौन, जैसे मूली हुआ भोजन भंडारण करता है, आलू हुआ भोजन भंडारण करता है, ठीक। पानी और खनिजों का अवशोषण भी जड़ करता है। तो ये तीनों काम क्या करते हैं? जड़ करते हैं। ए बी डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी एंड डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? हमको संघ शासित प्रदेश इसमें से कौन सा नहीं है हमको वो बताना है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो चंडीगढ़ भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन मणिपुर क्या है? भारत का पूर्वी राज्य है। मणिपुर भारत का पूर्वी राज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीनों यहाँ दिया गया है, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और इसी के नीचे लिख देते हैं नई दिल्ली। और नई दिल्ली के बाद जस्ट गुजरात के नीचे जस्ट दादर एवं नगर हवेली, दादर और नगर हवेली एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव। कितने हो गए? 5, 3 और 1 पंडिचेरी। एक लक्षद्वीप और एक है एकदम लास्ट में अंडमान एंड निकोबार दादर एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव को 2020 में जोड़ दिया गया था। पहले ये अलग अलग थे, ठीक। तो 8 क्या हो गए केंद्र शासित प्रदेश? कौन? पहला चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, पंडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? ऑप्शन ए गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार और बॉम्बे हाई, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम और उड़ीसा। तो कच्चे तेल का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई है
तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, असम है, असम नहीं उड़ीसा है, ठीक है। अब इसमें से देखना है कौन कौन सा है। तो गुजरात और तमिलनाडु क्या है, यहाँ पे कच्चे तेल के उत्पादक राज्य हैं ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात और तमिलनाडु। बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, असम नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिस इसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुने अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो हमसे 4 गुने अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट दे सकता है। ऑप्शन ए कौवा, चील, बुलबुल। ऑप्शन बी बाज, चील, गिद्ध। ऑप्शन सी फाख्ता, कौवा, मोर। ऑप्शन डी बाज, कबूतर, तोता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बाज, चील, गिद्ध। ये तीनों क्या है, मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तु को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है, हमको ये बताना है। तब सबको पता हो गया ना कि पोचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध है, विशेष प्रकार की साड़ी की बुनाई के लिए फेमस है। और यह यह पोचमपल्ली जो कस्बा है, कस्बा मतलब गांव, ये कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना राज्य में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व मात्रा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। मतलब जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें लौह तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती हो। ऑप्शन ए आंवला, बंद गोभी, टमाटर। तो बंद गोभी और टमाटर में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। बंद गोभी, आंवला, पालक। बंद गोभी में नहीं पाया जाता है, आंवला और पालक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गुड़, आंवला और टमाटर, टमाटर में नहीं पाया जाता है, गुड़ और आंवला में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा, आंवला, गुड़ और पालक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंवला, पालक, गुड़ में प्रचुर मात्रा में आपका लौह तत्व पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है किसमें, आंवला, पालक, गुड़ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन ए जॉर्ज मेस्टर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। यही थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्होंने ही मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। चार्ल्स डार्विन ने क्रमिकवाद का सिद्धांत दिया था, क्रमिकवाद का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी
लद्दाख। अब धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस राज्य में बाढ़ आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, ठीक है। और वहाँ पे बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? असम। असम ही ऐसा राज्य है जहाँ पे बांस बहुत ज़्यादा उगते हैं और वहाँ की जनजाति अपना घर बांस के खम्भों पर ही बनाते हैं। राजस्थान में घर की छत होती है, घर की छत कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। लद्दाख के घर कैसे होते हैं? पत्थर के होते हैं। दो तल के होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी के दिशाएं क्रमशः हैं। हमको दिल्ली के सापेक्ष बताना है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? दिल्ली है बीच में, ठीक। यहाँ पे दिल्ली है। भारत का नक्शा बनाएंगे तो आपका, एक मिनट बना दे रहे हैं थोड़ा सा। अब दिल्ली यहाँ पे मान लीजिए है, ये दिल्ली है। अब दिल्ली के सापेक्ष क्या पूछा है? गांधीनगर। गांधीनगर यहाँ पे है, गांधीनगर यहाँ पे है। तो गांधीनगर के सापेक्ष अब यहाँ पे प्लस माइनस का निशान लगा देते हैं। प्लस माइनस का निशान करने का मतलब है इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट। हमको बताना है कि दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर किधर में है? साउथ वेस्ट में दिशा में है, मतलब दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। और दिल्ली के सापेक्ष बिहार, दिल्ली के सापेक्ष बिहार इधर है, बिहार इधर है। तो कितना? साउथ ईस्ट में, ठीक है, दक्षिण पूर्व। तो गांधीनगर गुजरात दिल्ली के सापेक्ष कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम में है। और पटना कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 था और लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से ज़रूर करें। अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।